नमस्कार दोस्तों, जीएस बाय अनु सर चैनल में आपका स्वागत है। और आज हमारा एशिया से रिलेटेड यह 5वां लेक्चर है और आज हम बात करेंगे दक्षिण एशिया की। आज हम साउथ एशिया की बात करेंगे। साउथ एशिया, तो ये सारे टॉपिक आपके एशिया से रिलेटेड हो जाएंगे और आप सीरियल से आप सारे वीडियो देखिए, आपके सारे पॉइंट फ्रेंड्स क्लियर हो जाएंगे। तो आज हम किसकी बात कर रहे हैं? साउथ एशिया कि साउथ एशिया में कौन कौन से देश आते हैं। फ्रेंड्स यहाँ इंडिया का मैप बना, आप ये कतई तो सोचना कि एशिया में इंडिया को पढ़ाने जा रहे हैं। इंडिया के जियोग्राफी स्टार्ट करेंगे तो इंडियन जियोग्राफी हम अलग से पढ़ाएंगे और अलग से टॉपिक लेकर आएंगे। आपके हर एक टॉपिक होगा इंडिया के भूमि से रिलेटेड, पर्वत पठार से लेकर बाउंड्री से लेकर। आज हमें ओनली यहाँ पर साउथ एशिया को पढ़ना है और साउथ एशिया में कौन कौन से कंट्री आ रहे हैं उसके बारे में हमें देखना है और क्या क्या सिचुएशन बन रही है हमें इसके बारे में जानना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जानने से पहले कुछ चीजें हम देख रहे हैं कि कौन कौन से यहाँ पे देश हैं जो आपके बाउंड्री बना रहे हैं, हम उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं एशिया के कंट्रीज की, जानेंगे जो साउथ एशिया में कौन कौन से देश आ रहे हैं। तो यहाँ मैप से देख रहे होंगे ये देश हमारा, ये जो देश है हमारा बांग्लादेश कहलाता है। ये हमारा बांग्लादेश, आप नोट करते जाएंगे। ये जो कंट्री है इस कंट्री को यहाँ पे ये जो कंट्री दिख रहा है ये आपका भूटान है। ये फ्रेंड्स कौन सा है? भूटान है। भूटान के बाद ये कंट्री जो है इसको नेपाल कहा जाता है। ये आपका नेपाल है। नेपाल के बाद कहते हैं ये जो कंट्री है आपका ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान है और यहाँ पे आपका देश निकल के आ रहा है अफगानिस्तान। ये आपका अफगानिस्तान के बाद कहें एक कंट्री यहाँ पे निकल के आ रहा है। इस कंट्री का नाम है आपके श्रीलंका। ये आपका श्रीलंका है। श्रीलंका के बाद कहें ये जो देश है यहाँ बिखरे हुए द्वीप है इसको मालदीव बोला जा रहा है। ये देश आपका कौन सा हो गया? मालदीव। तो इतनी सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। मालदीव हो गया, ये आपका देश मालदीव हो गया। मालदीव ये आपका थोड़ा कट रहा है, इसको आप समझ लें ऐसे यहाँ पे नोट कर देंगे ये एक पॉइंट कि यहाँ पे जो बिखरे हुए द्वीप है ऐसे ऐसे, ये आपका मालदीव, ये आपका मालदीव। समझ में आ रहा हो? और इसी के बगल में यहाँ पे ऐसे कंट्री आंसुओं की आकृति का निकलेगा, इसको क्या बोला गया? श्रीलंका बोला। अब हर एक कंट्री की जानने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का एक शहर यहाँ पड़ता है, ये शहर है कराची। कहेंगे कराची जो है अरब सागर के तट पर है। पहला पॉइंट हो गया, कराची जो है अरब सागर के तट पर स्थित है। और कहेंगे ये आपके पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए, पाकिस्तान की जो राजधानी है इस्लामाबाद, वो यहाँ पर स्थित है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद आपकी यहाँ पर स्थित। आप मैप के माध्यम से देखने की कोशिश कीजिए कि कौन राजधानी कहां पर स्थित है, तो आपकी इस्लामाबाद यहां पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, ये आपके अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल। कौन सी है? काबुल। यहां पे नोट कर लेंगे, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेपाल। नेपाल की राजधानी यहां पर स्थित है जो काठमांडू है। सबसे पहले अगर कोई मैप पढ़ रहे हैं, कोई महाद्वीप पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हमें अधिकतर कंट्रीज की कैपिटल याद होनी चाहिए फ्रेंड, क्योंकि ग्रुप डी, एनडीपीसी और आपके जो वनडे एग्जाम होते हैं मोस्टली आपके ऐसे कंट्रियों के कैपिटल पूछे जाते हैं जो आप कभी सुनते नहीं, आप जिनको इग्नोर करते हैं कि ये ऐसा नहीं आएगा। तो आप कोशिश ये करिए कि अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मोस्टली कंट्रियों की राजधानी याद होनी चाहिए, वो भी आपको स्ट्रेटजी बना के में कौन सी याद करनी है। जिन कंट्रियों से क्वेश्चन बनते हैं, पेपर प्रैक्टिस सेट करते हो, उसमें आप देखते होंगे कि किन स्टेट, किन कंट्री की राजधानी पूछी जाती है, उनकी हमें अच्छे से लर्न होनी चाहिए। ठीक है। अब भूटान की बात करें तो भूटान की यहाँ पे आ जाती है थिम्पू। भूटान की राजधानी यहाँ पर स्थित है थिम्पू। ये आपकी भूटान की राजधानी थिम्पू। अब यहाँ पे आगे चलते हैं तो यहाँ पे आपका बंगाल की खाड़ी स्थित, बॉर्डर वाटर बॉडी की बात करें, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। यहाँ पे देखें तो अरबियन सी आ गया, कहेंगे अरब सागर है। ये आपका कौन सा सागर है फ्रेंड? अरब सागर। और यहाँ पे आपका कौन सा आ जाएगा? यहाँ पे कह देंगे हिंद महासागर। ये कौन सा सागर है? हिंद महासागर। ये आपका हिंद महासागर निकल के आ रहा है। तो बंगाल की खाड़ी,
अरब सागर और हिंद महासागर आपके निकल के आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे एक छोटा सा द्वीप यहाँ पड़ता है, एक द्वीप यहाँ पड़ता है। आपको याद रखना है ये दोनों आपके द्वीप है, जहां से एक सकरा ऐसे रास्ता आया है, ये आपका कहलाता है रामेश्वरम ब्रिज, ये आपका रामेश्वरम ब्रिज कहलाता है। तो अब हम एक एक कंट्री के बारे में जानते हैं। यहाँ पे देखो बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान भारत के यहाँ से सीमा बनाते हुए यहाँ आ रहा है, और ये कंट्री आपके साउथ एशिया में है। साउथ एशिया की बात करें, साउथ एशिया के अंदर दक्षिण एशिया, जो दक्षिण एशिया है इसमें कुल 8 देश आते हैं, कुल 8 देश शामिल किए गए, कुल 8 देश आते हैं। अब इन 8 देशों में बात करें तो कौन कौन से देश आ रहे हैं, आपको सामने दिखा दे रहा होगा नेपाल, नेपाल के बाद भूटान, भूटान के बाद कौन आ गया तो कहेंगे आपका बांग्लादेश, बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के फ्रेंड से नीचे आएंगे देश का नाम है मालदीव, मालदीव, और मालदीव के बाद आपका श्रीलंका। तो ये 8 देश जो हैं, 1 2 3 4 5 6 7, एक कौन रह गया, एक आपका इंडिया रह गया और एक भारत। ये 8 देश जो मिलकर बने हैं इनको सार्क भी कहा जाता है। दक्षिण एशिया के कंट्री सार्क कहलाते हैं। पहला पॉइंट बन गया, क्या कहलाते हैं, सार्क कहलाते हैं। सार्क क्या है, इसे हिंदी बोलते हैं दक्षिण, हिंदी में दक्षिण कहा जाता है, या कहेंगे इसे दक्षिण पूर्वी दक्षिण एशियाई देशों का दक्षिण सहयोग संगठन है, दक्षिण एशियाई देशों का सहयोगी संगठन। अब इसके बारे में थोड़ा हम देखते हैं कि सार्क कब आता है। तो याद रखना सबसे पहले 1980 में इसके विचार का जन्म होता है। विचार कब आया, 1980 में विचार आ रहा है इसके। तो याद रखना 1980 में इसका विचार आता है, और 1981 में नोट कर लेंगे, 1981 में कहेंगे कोलंबिया, कोलंबिया में सार्क का, यहां पे सार्क के लिए बैठक हुई। 1980 में सार्क के लिए विचार आया, और 1981 में इसके लिए बैठक होती है कि एक दक्षिण एशियाई देशों का संगठन होना चाहिए। 1981 में कहां पे बैठक हुई, कोलंबिया। फ्रेंड्स अगर पढ़ते हैं आप कोलंबिया की कैपिटल तुरंत बताएं, कोलंबिया की राजधानी क्या, कमेंट करके बताएं जल्दी से। यहां पर बैठक होती है, और बैठक में कहेंगे निकल गया कि हाँ सहयोग संगठन होना चाहिए, और 1985 में सार्क की स्थापना हुई। तो यहाँ पे याद रखना विचार कब आ रहा है, 1980 में कोलंबिया में पहली बैठक होती है, और कोलंबिया में बैठक होने के बाद 1985 में यहाँ पर सार्क की स्थापना की गई। अब आगे बात करें, ये जो सार्क है, इस सार्क का जो हेडक्वार्टर है, ये जो हेडक्वार्टर है काठमांडू में बनाया गया। कहां बनाया गया फ्रेंड, काठमांडू में बनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहां है फ्रेंड्स, काठमांडू में। आप नोट कर लेंगे, अगर वीडियो कट गया हो तो आप नोट कर सकते हैं, काठमांडू में। नेक्स्ट पॉइंट बात करें कि यहां 2005 में एक देश और शामिल होता है। यहाँ पे जब स्थापना हुई तो देशों की संख्या 7 थी। याद रखना 1985 में ये जो अधिवेशन ये लाया गया, मिशन जो लाया गया है, एक संगठन की स्थापना होती है, इसमें स्थापना के तौर पर कितने सदस्य थे, 7 थे। 2005 में कहेंगे एक देश शामिल हुआ जिसका नाम है अफगानिस्तान। तो 2007 में कौन सा देश आ रहा है, 2005 में अफगानिस्तान शामिल हुआ। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन कैसे बनता है कि सार्क में बाद में शामिल होने वाला कौन सा कंट्री है, तो आपको याद रखना है बाद में शामिल होने वाला देश आपका अफगानिस्तान। तो बाद में अफगानिस्तान आ रहा है। अब सबकी राजधानियां तो होता है भारत की, पता ही आपको, नेपाल की काठमांडू, भूटान के थिम्पू, बांग्लादेश की ढाका, पाकिस्तान की इस्लामाबाद, अफगानिस्तान की काबुल, मालदीव की माले, और श्रीलंका की 2 राजधानियां निकल के आती हैं। एक राजधानी इसकी यहाँ पोर्ट है, ये पोर्ट है कहेंगे जयवर्धने कुट्टे, यहां पे राजधानी आ रही जयवर्धने कुट्टे। इसी के ऊपर एक राजधानी और आती है कहेंगे कोलंबो। इसकी 2 राजधानियां, एक वैधानिक एक प्रशासनिक। तो इसकी 2 राजधानियां हैं आपकी। बांग्लादेश की यहां राजधानी आ रही है ढाका, यहां पे राजधानी आ गई ढाका। तो यह सार्क समझ में आया होगा। सार्क का फुल फॉर्म क्या, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर
रीजनल कोऑपरेशन, याद रखेंगे, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, नोट कर लेंगे, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इस्टेब्लिश 1985। आपका हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू। टोटल कंट्रीज कितने आते हैं? 8 आते हैं। बाद में शामिल होने वाला देश कौन सा है? कहेंगे आपका अफगानिस्तान। फ्रेंड्स यहां तक बात समझ में आई है तो थंब कीजिए जल्दी से, और जो नए फ्रेंड्स जुड़े वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और चैनल को फ्रेंड्स शेयर जरूर कर दें, पहले, फिर उसके आगे चलते हैं। तो यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं आगे। ये 7 हो गया। अब हर एक कंट्री के बारे में जानने से पहले हमने कहा इंडिया के बारे में भी नहीं पढ़ना है, इंडियन ज्योग्राफी में इसको डिटेल से पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए कि यहाँ पे कहेंगे, अब हम वाटर बॉडीज के अंतर्गत देखें तो आपको याद हो, ये आपका क्षेत्र जो है, ये जो क्षेत्र ये आपका कहलाता है अंडमान, और ये आपका क्षेत्र कहलाता है निकोबार। भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार क्षेत्र। अब इसी के बीच में फ्रेंड्स याद रखना, इसी के बीच में कहा जाता है एक चैनल होकर गुजरता है, इस चैनल का नाम है 10 डिग्री चैनल। ये सारे पॉइंट आप बना लेंगे। 10 डिग्री चैनल, ये आपके 10 डिग्री चैनल होकर गुजर रहा है इसके बीच में, तो कहेंगे इंडिया के अंडमान और निकोबार के बीच में। यहाँ पे फ्रेंड देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं उनके बारे में बात करते हैं। हमने क्या बोला कि 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल किसके किसके बीच में गुजर रहा है? फ्रेंड्स कमेंट करके बताएं, एग्जैक्ट बताएं 10 डिग्री चैनल किसके किसके बीच में होकर गुजर रहा है। मैम में देखिए कई तरीके का क्वेश्चन आता है, तो एक क्वेश्चन तो आपका बन जाएगा कि अंडमान और निकोबार के बीच में जाना, निकोबार। दूसरे फ्रेंड बात करें, अगर एग्जैक्ट आप यूपी 80, आप पीसीएस है, आप लोअर पीसीएस है, या आप एनएससी सीजन वगैरह दे रहे हैं, तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन नहीं बनते। किसे बेटे? 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार। इसमें क्वेश्चन कैसे बन जाता है? इसमें पूछ देगा 10 डिग्री चैनल स्थित है, कहेगा मध्य अंडमान कार निकोबार, लिटिल अंडमान कहेगा ग्रेट निकोबार, उत्तरी अंडमान मध्य अंडमान निकोबार, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको याद रखना है, एग्जैक्ट आपको पूछा जाए तो याद रखेंगे लिटिल अंडमान एवं कार निकोबार। फ्रेंड्स याद रखना, कार निकोबार के बीच, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच स्थित है, ये दोनों याद रखेंगे, कार निकोबार और आपके लिटिल अंडमान। कौन सी डिग्री चैनल? 10 डिग्री चैनल है। अब फ्रेंड क्वेश्चन करके बताएं, ये 10 डिग्री चैनल तो ठीक है, यहाँ सकरा पानी है जो एक दूसरे को जोड़ने की बात कर रहा है, लेकिन यहां से कौन सी अक्षांश रेखा होकर गुजर रही है? 10 अक्षांश रेखा होकर गुजर रही है। आप बताएं भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन ये भी आ चुका सीरियल में, पूछा गया 10 अक्षांश रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजर रही है? 30 सेकंड का समय है फ्रेंड, कमेंट करके बताएं। आप मैप पे भी देख के बता सकते हैं कि 10 डिग्री 10 अक्षांश रेखा लैटिट्यूड जो है वो कहां से होकर गुजर रही है? जल्दी से बताएं, जल्दी से बोलिए आप। तो आपको मैप में दिख रहा होगा कि ये क्षेत्र जो है, ये पूरा जो क्षेत्र आ रहा है, ये आपका डॉट डॉट कर दी, ये आपका क्या कहला रहा है? तमिलनाडु। और ये वाला क्षेत्र कौन आ रहा है? ये आपका केरल। तो 10 डिग्री 10 अक्षांश रेखा 2 राज्यों से होकर गुजरी, कहां से? कहेंगे तमिलनाडु और केरल। और साथ ही साथ कहां से गुजरी? कहेंगे एक केंद्र शासित प्रदेश आपके लक्षद्वीप से भी होकर गुजर रही। कौन सी अक्षांश रेखा? तो कहेंगे 10 अक्षांश रेखा। फ्रेंड समझ में आ रहा था? समझ कीजिए, 10 अक्षांश रेखा होकर गुजर रही। अब यहाँ पे आगे बात करते हैं, यहां से कहें इसके बाद एक चैनल और गुजरता है, ये तो 10 हो गया। 10 के बाद कहेंगे एक चैनल यहां से और होके आ रहा है, इस चैनल का नाम है 9 डिग्री चैनल। ये कौन सा चैनल है? 9 डिग्री चैनल। वो 10 था, ये 9 डिग्री चैनल है, आपको याद रखना 9 डिग्री चैनल। तो 9 डिग्री चैनल जो है आपको याद रखना, ये लक्षद्वीप और मेनकाय किसके बीच में जोड़ रहा है? ये वाटर बॉडी एक दूसरे में जोड़ रहा है। तो यहां जोड़ने की बात कर रहे थे, कौन हो गया? लक्षद्वीप और मेनकाय, इन दोनों को जोड़ने के काम कर रहा है। लक्षद्वीप और मेनकाय के बीच स्थित है।
नेक्स्ट बात करें 8 डिग्री चैनल, अब इसी इनको दोनों को जोड़ दिया। अब बात करें 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल जो है आपको याद रखना है यहां से गुजरेगा, या ऐसे श्रीलंका होते हुए भी जा रहा है। 8 डिग्री चैनल 9 के नीचे। अब ये चैनल डिग्री क्यों बोल रहा है, आपको याद रखना है कि आप ग्लोब में देखते हैं कि ग्लोब में पृथ्वी के मध्य से 0 अक्षांश रेखा गुजर रही है। 0 अक्षांश रेखा, अगर 0 अक्षांश से उत्तर की ओर चलते हैं तो अक्षांश रेखा ना होके ये क्या है, अक्षांशी वृत्त है। कहा जाता है किसी बिंदु की कोणीय दूरी, किसी बिंदु की कोणीय दूरी जो पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम खींची जाती है, क्या कहलाती है, अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं फ्रेंड। तो ये अक्षांश रेखाएं जो हैं वो किसको जोड़ रही है, कहेंगे एक दूसरे को जोड़ने की कार्य कर रही है। वो किसको, यहां पे अक्षांश रेखाओं की बात करें। अब आगे बात करते हैं, तो यहां पर अक्षांश रेखाओं का मतलब समझ रहे हैं, चैनल की बात कर रहे हैं। और ये बात करें कि किसको किसको जोड़ दिया, तो ये आपका मिनकॉय है और ये आपका मालदीव है। तो 10 डिग्री 8 डिग्री चैनल की बात करें तो 8 डिग्री चैनल जो है वो मिनकॉय और मालदीव के बीच। क्वेश्चन ऐसे भी पूछेगा कि 8 डिग्री चैनल स्थित है लक्षद्वीप मालदीव, ऐसे तरह पूछ लेगा कि मिनकॉय मालदीव के बीच में। तो आपको याद रखना लक्षद्वीप नहीं मिला, मिनकॉय नहीं मिला तो कौन मिलेगा, लक्षद्वीप मिलेगा। किसके बीच में, मालदीव के बीच में। तो यहां में 3 टाइप आपके चैनल जाने 8, 9, 10, ये एक दूसरे को क्या कह रहे हैं, इनके बीच से होकर गुजर रहा है। अब बात करते हैं आगे। अब आगे बात करते हैं, यहां से देखें कि चैनल के अलावा इस क्षेत्र में यहां पे जो अभी हमने यहां पे बनाया था, ये जो क्षेत्र हमने कहा एक द्वीप आपका जहां निकल के आ रहा है, एक द्वीप आपका ये है। तो ये जो द्वीप है फ्रेंड ये आपका कहलाता है पंबन द्वीप। याद रखना ये कौन सा द्वीप है, पंबन द्वीप। और पंबन द्वीप की बात करें खासियत क्या है, ये पंबन द्वीप ये आपके तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिला है, जहां पे रामनाथपुरम जिला है उसी के पास पड़ता है पंबन द्वीप। ठीक है, कौन सा है, पंबन द्वीप आता है। अब आगे देखिए, ये पंबन हो गया और ये आपका कहलाता है फ्रेंड्स, ये जो है इसको बोला जाता है आपका, ये आपका फ्रेंड्स है आपका मन्नार। ये आपका कौन सा है, मन्नार। ये आपका मन्नार द्वीप है और ये आपका पंबन द्वीप है। तो मन्नार और पंबन द्वीप के बीच, मन्नार और पंबन द्वीप ये है, एक तरफ पंबन और एक तरफ मन्नार। और इसी के आगे गए पंबन द्वीप के आगे आगे फ्रेंड्स यहां पर आएंगे, इसी पंबन द्वीप के आगे आपको मिलेगा धनुषकोडी। धनुषकोडी और धनुषकोडी से कहेंगे ऐसे डॉट डॉट करके हमने जो बनाया है ये आपका कहलाता है रामेश्वरम। ये आपका रामेश्वरम ब्रिज कहलाता है। याद रखना कौन सा ब्रिज है, रामेश्वरम ब्रिज। तो पंबन द्वीप के आगे धनुषकोडी, धनुषकोडी के आगे रामेश्वरम, रामेश्वरम के आगे क्या आ गया, एक क्षेत्र और पड़ता है श्रीलंका के पहले जिसको बोला जाता है तलाई मन्नार। कौन सा क्षेत्र आ गया फ्रेंड, तलाई मन्नार क्षेत्र आ गया। तो श्रीलंका जाने के लिए याद रखना कि ये पंबन द्वीप, धनुषकोडी, फिर तक आपके रामेश्वरम, रामेश्वरम के बाद क्या था तलाई मन्नार, फिर श्रीलंका तक। इतनी सारी चीजें समझ में आई। तो आगे चले, हम कीजिए आगे चलते हैं। तो तलाई मन्नार के बाद आप देखिए ये क्षेत्र है जो द्वीप के यहाँ पे देखेंगे बिल्कुल सटा हुआ नहीं ऐसे, तो यहाँ से खाड़ी है, इधर के जो मन्नार की खाड़ी कहला रही, ये मन्नार की खाड़ी और ये पाक की खाड़ी, ये आपकी पाक की खाड़ी कहला रही, ये मन्नार की खाड़ी और ये पाक की खाड़ी कहला रही। ये एक दोनों को जोड़ रही होगी। इसके बीच में कहा जाता है जल संधि स्थित है, या आप नोट कर लीजिए कौन सी जल संधि है, तो कहेंगे यहाँ पे जल संधि निकल के आ रही है आपकी पाक जल संधि। पाक जल संधि निकल के, ये पाक जल संधि जो है किसको किसको जोड़ रही है, तो कहेंगे एक तरफ मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी, इसको पाक की खाड़ी याद रखें, इन दोनों को जोड़ रही। दूसरी चीज बात करें, एक पॉइंट और बन गया, ऐसे भी कह सकते हैं कि इधर क्या बंगाल की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बाद यहाँ पे जल कौन सा है, तो कहेंगे हिंद महासागर, इसको जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये भी कर सकते हैं।
तो आपको याद रखना है कि पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को जोड़ रहा है। अब यहाँ पे लैंडलॉर्ड एरिया कौन आ गया, लैंडलॉर्ड एरिया, तो यहाँ श्रीलंका है, लेकिन ये कौन सा क्षेत्र है, ये तमिलनाडु का कहां पड़ता है, दक्षिण में, और किधर है, पूर्व में। तो कहेंगे ये पाक जल संधि दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु, दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच। फ्रेंड समझ में आ रहा है, समझ लीजिए। और जो नए फ्रेंड्स हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और फ्रेंड चैनल को शेयर जरूर कर दें, शेयर कर दीजिए एक बार, सभी लोग शेयर जरूर कर दीजिए, अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दो जल्दी फ्रेंड, शेयर कर दीजिए। तो यहां तक बात क्लियर हुई, अब आगे बात करते हैं। तो यहाँ पाक जल संधि समझ में आ गया और कौन कौन से कौन से लैंड एरिया को जोड़ रहा है, कौन से वाटर एरिया को जोड़ रहा है, समझ में। अब हम बात करते हैं ऊपर देखते हैं, तो यहाँ पर एक देश समझ में आ रहा है, पाकिस्तान या अफगानिस्तान। आप जो नए मैप देख रहे हैं, आप कहेंगे कुछ ऐसी बुकें मिलती हैं उसमें लिखा गया है कि अफगानिस्तान भारत की बाउंड्री को टच नहीं करता है। आप दिमाग से निकाल दिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये कहा जाता है कि पाकिस्तान आपका अफगानिस्तान इंडिया से टच करता है। ये कौन सा है, तो कहेंगे ये क्षेत्र कहलाता है बुखान। कौन सा क्षेत्र है, बुखान गलियारा। याद रखना कौन सा गलियारा है, बुखान गलियारा। याद रखना कौन सा गलियारा फ्रेंड, बुखान गलियारा। ये बुखान गलियारा आपके इंडिया से तो लग ही रहा है और साथ ही साथ कहेंगे इसी क्षेत्र में कौन निकल के आ रहा है, चाइना। तो बुखान गलियारा चीन एवं भारत से लग रहा है। तो अब कोई पूछे कि भारत पाकिस्तान के बीच सीमा बनाना, कहेंगे बिल्कुल जी हाँ बिल्कुल बनती है, बुखान गलियारा लगता है। और कहेंगे इंडिया के साथ 106 किलोमीटर की सीमा अफगानिस्तान बना रहा है। कितनी सीमा साझा कर रहा है, 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है फ्रेंड। याद रखना 106 किलोमीटर की सीमा साझा कौन कर रहा है, तो कहेंगे ये आपका अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान जो है 100 किलोमीटर तक सीमा तो आपके चाइना से साझा करता है। अब ऐसा क्यों, अब ऐसा क्यों, इसको देखिए। तो यहां पर देखते हैं अफगानिस्तान टच कर रहा है और इसको थोड़ा रफ कर रहे हैं, समझाने में आसानी रहेगी। तो याद रखें कुछ रेखाओं के बारे में जानते हैं। इस रेखा का नाम सुना होगा, डूरंड रेखा। फ्रेंड्स रेखा बोल रहे, लाइन बोल रहे, जो और सोचो कि एक रेखा का नाम सुना हो, ये दिमाग में डाल लेना कि हम किसी रेखा को कह रहे हैं। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम डूरंड लाइन की बात कर रहे हैं। तो कतई दिमाग में बुरा बात ना चले, किसकी बात कर रहे हैं, डूरंड रेखा। तो ये डूरंड रेखा जो है, इसके लिए कहेंगे 1893 में जब भारत गुलाम था, नोट कर लेंगे 1893 में जब भारत ब्रिटिशर का गुलाम था, तो ये जो डूरंड रेखा बनाई गई वो पाकिस्तान बनाम अफगानिस्तान के बीच बनाई गई। किसके बीच बनाई गई, अफगानिस्तान के बीच बनाई गई। तो ये जब अफगानिस्तान, अब वर्तमान देखा जाए तो अफगानिस्तान और कहेंगे इंडिया के बीच में, इंडिया के कहां पे लग रही, ये जो रेखा निकल के आ रही है, ये जो आपका क्षेत्र है, ये क्षेत्र ये आपका किसको टच कर रहा है, ये कहेंगे डूरंड। पहले यहां से स्टार्ट होती थी, यहां से आ रही है पूरी आपकी, यहां से कहेंगे ये जो पूरा क्षेत्र है बांग्लादेश का, ये पूरा ऐसे टच करते हुए ऐसे ऐसे, ये पूरा टच करते हुए जो आ रहा है, ये पूरा, ये आपकी क्या थी, डूरंड लाइन। लेकिन फ्रेंड्स कुछ आपका क्षेत्र यहां भी तो लग रहा है इंडिया है, तो डूरंड इंडिया और भारत के बीच भी। अब आगे देखें, तो आगे याद रखना है ये कितने सर डूरंड थे, उनके नेतृत्व में बनाई। फिर एक रेखा का नाम और सुनते होंगे, रेड क्लिफ। रेड क्लिफ, ये रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच, आपको याद रखना भारत पाकिस्तान के बीच ये दो रेखाएं हो गई। रेड क्लिफ किसके आ रही है, भारत और पाकिस्तान के बीच में आ रही है इसके। और कहा जाता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच केवल यहीं पे नहीं लग रही है, ये आपकी रेड क्लिफ नहीं है। जब आपको पता है कि ये पूर्वी बंगाल किसको दिया गया था, ये पूर्वी बंगाल का जो हिस्सा है ये आपके पाकिस्तान को दिया गया था। तो यहां भी आपकी रेड क्लिफ साझा किया करती। तो याद रखना सर जो क्लिप थे उनके नेतृत्व में बनाई गई, तो यहां तो लगी रही है, साथ ही साथ यहां आपके सीरियल में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, रेड क्वेश्चन आ चुका है कि रेड क्लिफ रेखा भारत में कहेंगे कि सबसे कम किस देश के साथ लगती है, रेड क्लिफ रेखा सबसे कम किस देश के साथ लगती है, ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। तो याद रखना किसके साथ लगती है, तो कहेंगे बांग्लादेश के साथ। किसके साथ लग रही है, बांग्लादेश के बाद।
समझ आ रहा है फ्रेंड्स? अब बात करते हैं आगे। ये दो रेखाएं हो गई। दो रेखाओं के बाद बात करें, आपकी अगली आ गई सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा एक रेखा का खींची गई, जिसको मैकमोहन रेखा कहा गया। अगली कौन सी आ गई? मैकमोहन रेखा। ये सारे पॉइंट आप नोट कर लेंगे। मैकमोहन रेखा आप कहेंगे ये किसके किसके बीच है? तो ये आपकी भारत और चीन, भारत और चीन। ये जो आप अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है, ये आप अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है, ये पूरी मैकमोहन रेखा बना रहा है। याद रखना, कौन सा क्षेत्र बना रहा है? ये आपका मैकमोहन रेखा बना रहा है। तो भारत चाइना के बीच कौन सी रेखा हो गई? मैकमोहन। अब यहाँ पे दो रेखाओं के नाम और सुनते हो, एक आप सुनते हो एलओसी और एक सुनते हो एलएसी। इसको समझने के पहले हम थोड़ा सा अलग से मैप बनाते हैं और उस मैप के माध्यम से जानेंगे। इंडिया का एक अलग से मैप बना लेंगे, छोटा सा समझाने के लिए। कैसे? तो आप एक मैप बना लीजिए ऐसे, ऐसे क्षेत्र कहेंगे ये आपका जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है। और तो यहां क्या हुआ, सन 1946 में जब देश आजाद हुआ, जब देश 47 में आजाद होता है तो कहा जाता है बड़ा सीमा विवाद होता है। 1947 में कहा जाता है पाकिस्तान 47-48 में कबीलाई के रूप में हजारों टैंकर या कहेंगे ट्रक सेना के रूप में इंडिया में प्रवेश करवा दिए और इस क्षेत्र से होते हुए इन्होंने जम्मू कश्मीर पे कब्जा कर लिया। उस समय सर आज जो आपके राजा हरि सिंह थे, उनके समय का काल है। इसके लिए अलग से वीडियो लेके आएंगे कि मामला क्या था, कैसा क्या हुआ। जब ये अंदर प्रवेश कर गए तो यहाँ पे बात क्या बिगड़ी कि वहां के राजा हरि सिंह कहां भागे? इंडिया की तरफ भागे। और ये बात पहले ही चेता चुके थे, कौन? लॉर्ड माउंटबेटन के बेटा सुधर जाओ, ज्यादा मैं बना रहा हूं कि हम यहाँ के राजा तो मेरी चलेगी, कि जनता है, जनता पता नहीं किस रूप को ले। पाकिस्तान को ये विश्वास था कि यहाँ की जनता मुस्लिम है और ये कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से हमें सपोर्ट करेगी, उनको विश्वास था। लेकिन इनके खिलाफ एक व्यक्ति हैं, आपने नाम भी सुना होगा, एक दिग्गज नेता कश्मीर के नाम सुनते हुए, शेख अब्दुल्ला, एक पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति, ग्रेजुएट व्यक्ति, राजा हरि सिंह की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसने इतना बड़ा जन समुदाय इकट्ठा कर लिया कि कहीं ना कहीं वो राजा के विरोध में हो गए और राजा सोते रहे। या रात में पाकिस्तान की सेना प्रवेश कर गई और कहा जाता प्रवेश करती है और काफी क्षेत्र आपका यहाँ पे कब्जा कर लिया। कब्जा किया तो यहाँ भारतीय सेना गई और यहाँ इनके बीच में युद्ध हुआ। कहा जाता है भारतीय सेना को काफी अंदर तक खदेड़ दिया गया, भारतीय सेना ने खदेड़ दिया पाकिस्तानी सेना को। फिर भी मामला जब यूनो में चला गया तो दोनों सेनाएं जहां एक दूसरे को युद्ध विराम करके रुक गई, वो क्षेत्र आपका, ये जो क्षेत्र निकला, ये पूरा क्षेत्र केवल यहीं तक नहीं, ये क्षेत्र यहां तक निकल गया था, याद रखना। और ये आपका ये जो क्षेत्र निकल गया, ये आपका पूरा फ्रेंड्स आपका कहलाया यूके। इसको आजाद कश्मीर कहा गया, इसको आजाद कश्मीर कहा। याद रखना फ्रेंड्स, क्या बोला गया? आजाद कश्मीर। इस पर एक लेक्चर लेके आएंगे, आपको बताएंगे इसकी पूरी कहानी क्या थी। तो अभी केवल इतना समझो कि राजा हरि सिंह थे, वो मस्त थे, राजा को समझ सकते हो, राजतंत्र का हाल समझते हो कि कानून बनाओ अपने यहां से और अपने यहां से इंप्लीमेंटेशन कर लो, उसकी जांच भी कर लो। उसी तरीके से जब पेपर बनाया 100 नंबर का अपने यहां से और खुद ने पेपर दे भी लिया और 100 नंबर से पास हो गए, बता दिया बहुत अच्छा है। वैसे यहाँ के राजा हरि सिंह थे। आप राजा हरि सिंह के बारे में देखेंगे तो इनकी उपाधि इतनी बड़ी कि 2.5 लाइन में मिलती है, 2.5 लाइन में मिलेगी। तो यहां पर कहा जाता है कि जब दोनों के बीच युद्ध विराम हुआ तो यहां पर कहा जाता है यूनो की मध्यस्थता के कारण जहां सेना एक दूसरे के रुक गई, उस क्षेत्र को यहां पे नाम दे दिया गया, ये कहा गया एलओसी। क्या बोला गया? एलओसी क्षेत्र। याद रखना कौन सा क्षेत्र कहा गया? पेट एलओसी कहा गया। याद रखेंगे क्या कहा गया? एलओसी। अब आगे बात करते। तो एलओसी समझ में आ रहा है, भारत पाकिस्तान। और ये क्षेत्र क्या कहलाया फ्रेंड्स? ये कहलाता है गिलगिट बाल्टिस्तान। याद रखना ये आपके गिलगिट बाल्टिस्तान का क्षेत्र। तो भारत पाकिस्तान के बीच एक सीमा बन गई जम्मू कश्मीर में, उसको एलओसी बोले। अभी इंडिया ने 31 अक्टूबर 2019 को कहा जाता है 2 केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में है, एक आपका लद्दाख निकल के आ रहा है और एक का जम्मू कश्मीर। तो
कहा जाए नया मैप जो जारी किया गया उसमें इसको मेंशन नहीं किया गया, इसको शामिल नहीं किया गया। अब आगे बात करते हैं। अगले यहां पे लिखी LAC, इसको लाइन ऑफ कंट्रोल बोला गया, इस पॉइंट को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोला गया, लाइन ऑफ एक्चुअल। ये किसके किसके बीच है? तो भारत और चीन के बीच। सन 1962 में 1962 में जहां इंडिया में नारा लग रहे थे हिंदी चीनी भाई भाई, नारे लग रहे थे हिंदी चीनी भाई भाई, ये वही छोटी आंखों वाले व्यक्तियों ने छुरा घोंप दिया इंडिया के। जैसे मौका मिला 1962 में आक्रमण कर दिया। जवाहरलाल नेहरू को विश्वास नहीं था, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उनको भी विश्वास नहीं था, क्योंकि पंचशील सिद्धांत थे, एक दूसरे की सीमा पर आक्रमण नहीं करेंगे, एक दूसरे में भाईचारे संबंध रखेंगे, एक दूसरे से व्यापार करेंगे, इस तरह की नीतियां बना रहे। यही भाई भाई का नारा लगाते हुए चाइना ने भारत पर आक्रमण कर दिया और बहुत सारा क्षेत्र आपका कहेंगे ये अरुणाचल प्रदेश का और आपका जम्मू कश्मीर का, ये आप कहेंगे ये आपका लद्दाख का एरिया जो ये क्षेत्र पड़ता है ये आपका ये कब्जा कर लिया। फ्रेंड आप सोच सकते हो इंडिया में ये कितना संवेदनशील क्षेत्र है, ये कितना संवेदनशील क्षेत्र है, जहां 3 देश की नजरें गड़ी हुई है। एक तरफ पाकिस्तान आ रहा है, एक तरफ चाइना आ रहा है और एक तरफ अपना इंडिया ही अपना प्यारा भारत है। इतना संवेदनशील क्षेत्र है और क्षेत्र को कहा गया अक्साई क्षेत्र। अक्साई क्षेत्र ये कौन सा क्षेत्र फ्रेंड? अक्साई क्षेत्र। किसके कब्जे में है? चाइना के। कौन सी लाइन है? LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब फ्रेंड्स पाकिस्तान इतना उदारवादी है, ये जो क्षेत्र है मैंने बताया, ये जो क्षेत्र है ये पाकिस्तान के कब्जे में है, इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल है, इतना बड़ा दानी है कि इसने ये वाला क्षेत्र दे दिया, ये वाला क्षेत्र दे दिया किसको? ये दे दिया चीन को, दान में दे दिया। संबंध अच्छे रखने के लिए ये वाला क्षेत्र किसको दे रखा है? चाइना को दे रखा है। कौन सा क्षेत्र है? गम घाटी, सप्तगम घाटी, गम घाटी किसको दे दिया गया? ये गम घाटी जो है ये आपके चाइना को दे रखा है। किसने? यही सब फ्रेंड्स याद रखें, यहीं से जो वन रोड वन बेल्ट कहानी है, इसी क्षेत्र से ऐसे जम्मू कश्मीर से होते हुए ऐसे आकर यहाँ पर पहुंचना चाहता। कहां से श्रीलंका? कहेंगे जहां पाकिस्तान के ग्वादर बंदर तक पहुंचा, ये पूरी बेल्ट लाना चाहता है। मार्ग किसका है? जगह किसकी है? इंडिया की। रोड कौन निकाल रहा है? चीन निकाल रहा है। आप सोच सकते हो पॉलिसी। इंडिया आज दिन इसका मुद्दा भी उठाता अंतरराष्ट्रीय लेवल पर कि मेरा क्षेत्र है, चाइना गलत कर रहा है, तो यहां से निकालना चाहता है, क्योंकि बगल में एक दानी कंट्री ने ये इनको दे रखा है और कहा जाता है कि देने के बाद ये पूरा रोड निकाल रहा है। ये इतने कहा जाता है इतने बुद्धि के वैसे हो गए हैं कि इनको अपने बारे में कुछ पता ही नहीं। ऐसी स्थिति हो गई कि अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए फ्रेंड्स इनको अपनी सड़कें तक गिरवी रखनी पड़ रही हैं। आप सोच सकते हैं कैसी सिचुएशन है, ऐसे संबंध बना रखे हैं। तो अगर यहां तक समझ में आ गया फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थोड़ा इश्यू जो है इस वजह से ऐसा हो गया। तो यहां तक बात समझ में आ गई हो। और इसी क्षेत्र में एक पॉइंट और नोट कर लेंगे, यही एक क्षेत्र है, इस क्षेत्र को बोला जाता है फ्रेंड्स सियाचिन। नोट कर लीजिए, सियाचिन ग्लेशियर। अब ये क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट गुरुजी बता दिए। याद रखना फ्रेंड्स, ये ऐसा क्षेत्र है जो सबसे ऊंचाई पर स्थित है और सबसे बड़ा बैटल फील्ड एरिया है। तो फ्रेंड वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।